Hello everyone. In today's 12th Commerce SP lecture, we have completed with first 5 chapter, chapter number 1, 2, 3, 4, 5. And now today we are going to start with chapter number 10, dividend and interest. Okay. So let us move on towards the textbook. So here is the chapter in front of you. We are on page number 143. So in your textbook, you can start with this page number 143. So as the name suggests, what they are indicating, dividend and interest. तो कई बार तो हमने पढ़ा हुआ है डिविडेंड क्या है एंड इंटरेस्ट क्या है, और ये फैक्टर को हम लोग ने शेयर्स और डिवेंचर्स जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस समय पर भी देखा हुआ है। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डिविडेंड एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट। डिविडेंड is that portion of profit which is distributed among shareholders. प्रॉफिट का वो हिस्सा, वो भाग जो हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज प्रॉफिट, है ना। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा किसको जाता है, शेयर होल्डर को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। हिंदी में इसे बोलते हैं लाभांश, लाभ का अंश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका होता है, ओनर्स का। तो शेयर होल्डर यहां पर ओनर्स है। एट द एंड ऑफ द ईयर जो कुछ भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक हिस्सा किसको जाएगा, शेयर होल्डर को जाएगा। तो ये जो भी रिटर्न्स है, डिवेंचर होल्डर को क्या रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट, या जिन्होंने लोन दिया उनको क्या रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट। और जिन्होंने शेयर कैपिटल में पैसा लगाया उन्हें क्या रिटर्न मिलता है, डिविडेंड। तो ये जो रिटर्न्स है, डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो, इसका फॉर्म क्या है, कैसे डिसाइड होता है, कितना परसेंटेज देना चाहिए, वो रूल कैसे डिसाइड करेंगे, उसका कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। Introduction. Profit making and its maximization is the prime aim of all business organizations, including a joint stock company. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेन एम की बात करें, प्राइम एम की बात करें, प्रॉफिट करना और उसको मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। The shareholder invest with an aim of earning returns out of the profit of the company. तो यहाँ पर शेयर होल्डर क्या चाहते हैं, अच्छा रिटर्न चाहते हैं, बेटर रिटर्न चाहते हैं। तो डिविडेंड क्या है, द टर्म डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम, डिविडेंडम है ना, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड डिविडेंडम। अभी डिविडेंडम का मतलब क्या होता है, विच मीन्स दैट विच इज टू बी डिवाइडेड, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिविडेंडम मतलब क्या होता है, विच इज टू बी डिवाइडेड। तो जो कुछ प्रॉफिट हुआ है ये सारे शेयर होल्डर्स में, सारे ओनर्स में क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा। तो लैटिन वर्ड है डिविडेंडम, इसे हमें याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इट्स शेयर होल्डर। ये वो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो पोर्शन है जो शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन्हें दिया जाता है। डिविडेंड is a share in distributable profit of the company to which the shareholder is entitled when it is formally declared by the company. देखो कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, when it is formally declared by the company, that means जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड अनाउंस किया है तो ही आप इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। A share in distributable profit of the company to which the shareholder is entitled, मतलब ये अधिकार है शेयर होल्डर का, लेकिन अधिकार कब है, जब उसे फॉर्मली डिक्लेयर किया गया बाय द कंपनी। कंपनी का मतलब यहां पर किससे आ जाता है, बोर्ड ऑफ
डायरेक्टर्स। यस, तो डेफिनेशन क्या कहना चाहता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, इन्होंने भी डिफाइन किया है, has defined dividend as a distribution to shareholder out of profit or reserve available for this purpose। तो जो प्रॉफिट अवेलेबल है, जो रिजर्व्स अवेलेबल है, रिजर्व मतलब प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो करंट ईयर में अगर हमें प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो क्या हम डिविडेंड दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। जो पिछले साल का प्रॉफिट जमा किया हुआ है उसमें से डिविडेंड दे देंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, ये कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो, ठीक है ना, आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर होल्डर को किया जा रहा है, कहां से? प्रॉफिट में से किया जा रहा है या रिजर्व में से किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? डिविडेंड कहेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेज? In the case of going concern, it means portion of profit of a company which is allotted to the holders of share in a company। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर कोई गोइंग कंसर्न कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो नियर फ्यूचर में चलेगी, इट मीन्स पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर इन अ कंपनी। तो जो होल्डर्स को दिया जाता है उस शेयर को डिविडेंड कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलरली दो डिस्टिंग्विश हमारे सामने है, एक आईसीएआई ने दिया है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोनों में से भी हमको कोई एक डेफिनेशन बाय हार्ट करना चाहिए। फीचर्स ऑफ डिविडेंड। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिविडेंड? टोटल देखो पॉइंट कितना लिख दिया है, 14 पॉइंट। यस, तो एक एक करके रीड करते हैं अभी। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर। ये वो हिस्सा है जो ओनर्स को दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया। आपके पास भी अगर टेक्स्ट बुक है तो वहां अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 2, इट इज पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो भी प्रॉफिट है उसमें से इसे पे किया जाएगा। डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। कैसा पेमेंट है? अनकंडीशनल, मतलब कंडीशन सिर्फ एक ही है, आप शेयर होल्डर होने चाहिए बस, बाकी और दूसरा कोई कंडीशन नहीं। एक बार अनाउंस कर दिया तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर ही तो क्या है? ओनर्स है। तो कंपनी सिर्फ उन्हीं को डिविडेंड दे सकती है। और वो कौन से शेयर होल्डर होंगे? इक्विटी शेयर या तो प्रेफरेंस शेयर। If the company has issued equity share with differential rights as to dividend, the term of issue of such share will govern rights of shareholder about receiving the dividend। क्या बोल दिया यहाँ पर? If the company has issued equity share, अगर कंपनी ने क्या इश्यू किया है? इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। आपको देखो टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर बताया था, एक होता है विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, दूसरा होता है विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल वोटिंग राइट? तो यहां पर हमने देखा था कि सारे के सारे शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर है, अगर आप सबको मीटिंग में बुलाओ तो सब आते नहीं है। उसमें से कुछ ही ऐसे शेयर होल्डर है जो एक्टिव मेंबर है, और बाकी सबको ये सब मीटिंग से कुछ परवाह नहीं है। उनको तो क्या चाहिए? उनका डिविडेंड चाहिए, उनका प्रॉफिट चाहिए बस। तो हम क्या करते हैं? हम दो टाइप के शेयर इशू करते हैं, विथ वोटिंग राइट एंड अनदर वन इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। नॉर्मल वोटिंग राइट, 1 शेयर 1 वोट, एक शेयर पे आपको एक वोट मिलता है, ये क्या है? नॉर्मल वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या है? तो अगर आप अपने शेयर का वोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अपना ये वोट किसी और शेयर होल्डर को आप क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। बराबर है? तो भले उसके पास शेयर्स कम रहेंगे बट वोटिंग राइट आपकी वजह से उसका बढ़ जाएगा। गेटिंग इट? इफ द कंपनी हैज इश्यूड, कंपनी ने क्या किया? इश्यू किया है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, the term of issue such share will govern right of shareholder about receiving the dividend।
क्या बता दिया, कंपनी ने अगर इक्विटी शेयर इशू किया है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ में, द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर, ऐसा जो शेयर इश्यू हुआ है उसके अंदर जो टर्म्स लिखा हुआ है, विल गवर्न राइट ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग दी डिविडेंड, तो डिविडेंड मिलने का जो अधिकार है उसको वो गवर्न करेगा, क्या करेगा, गवर्न करेगा। नंबर 6, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ कैपिटल। आप जो डिविडेंड दे रहे हैं, ऊपर अभी अभी बात हुआ, कहां से होना चाहिए, आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल। तो आपने जो कैपिटल लगाया बिजनेस में, उसमें से आप किसी को डिविडेंड दे सकते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो सिंपल लॉस माना जाएगा ना सीधा। आपने पहले कैपिटल दिया फिर डिविडेंड के नाम पे निकाल दिया, ऐसा चलेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो ये वहां पर यही बात करें, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल के बाहर से डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यस एवरीवन गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 6 रिपीट करते हैं, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ पैसा आपने लगाया, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज हमने कंपनी स्टार्ट की एंड वी हैव इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, छोटा एग्जांपल, 10 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, बराबर है। कंपनी को इस साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो क्या फिर भी हम डिविडेंड दे सकते हैं? मैं बोलूंगा यार प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसा कहां पर है, तो कोई ऐसा बोल सकता है अरे कैपिटल का पैसा पड़ा है ना, दे दो उसमें से, क्या लगता है चलेगा? आंसर इज नो, आप कैपिटल में से किसी का पैसा दे सकते नहीं है, कहां से देना है आपको, प्रॉफिट में से। और अगर करंट ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पिछले साल का जो प्रॉफिट है या 4-5 साल का जो प्रॉफिट होगा उसको आपने एक्यूमुलेट किया होगा ना जनरल रिजर्व के नाम पे, रिजर्व फंड के नाम पे, यस, तो इस रिजर्व में से पैसे दे दो। बट क्या कैपिटल में से डिविडेंड दिया जा सकता है? आंसर इज नो, हाँ कैपिटल में से हम कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते, ओके। पॉइंट नंबर 7, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सही बात है, डिविडेंड जब डिक्लेयर होगा तो सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो किससे आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो ही डिविडेंड दे सकते हैं, अदरवाइज आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो डिविडेंड एलिजिबल कब होगा, व्हेन इट इज पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन पास करेगा डिविडेंड का रेट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड एट द एजीएम। तो डिक्लेयर कौन कर रहा है, अप्रूव कौन कर रहा है, शेयर होल्डर कर रहे हैं, बोर्ड कर रहा है कि नहीं? क्योंकि बिना बोर्ड के बोले आप डिविडेंड दे सकते हो क्या, नहीं दे सकते। तो डिविडेंड नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। तो डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय रेजोल्यूशन पास एट द एजीएम। एजीएम में एक रेजोल्यूशन पास होता है और उसके थ्रू ही आप डिविडेंड को क्या कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो और अप्रूव करा सकते हो। Let's repeat point number 5 again. If the company has issued equity share with differential right, तो आपको जैसा बताया कि दो टाइप के इक्विटी शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट और दूसरा होता है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। क्या होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट? तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आपका वोटिंग राइट आपकी जगह किसी और को दे दिया जाता है, दैट मीन्स यू आर हैविंग ओनली शेयर्स, सिर्फ क्या रहेगा आपके पास, शेयर्स रहेगा, और आपका राइट किसी और के पास है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको इशू ही ऐसा किया गया, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, जो मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहते, मीटिंग में आना नहीं चाहते,
डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, तो उनको फिर ये वोटिंग राइट लेकर के क्या करना है कि नहीं? तो हम क्या देते हैं, इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब नाम के लिए उनके पास शेयर रहेगा, उनको डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ है, बट उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। तो ऐसे शेयर होल्डर को अगर अपने को डिविडेंड देना है ना, क्या लिखा है, द टर्म ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर विल गवर्न राइट ऑफ शेयर होल्डर अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। तो वहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है ना, तो डिविडेंड के बारे में शेयर होल्डर का क्या अधिकार है, जो वहां पर लिखा है उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ठीक है ना? तो जो शेयर होल्डर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, उनके टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन डिविडेंड के मामले में अलग लिखे हुए हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। गेटिंग इट? पॉइंट नंबर 8, dividend as recommended by board of director is approved and declared by a resolution passed at the AGM by the shareholders। तो एक बार जो डिविडेंड है वो रिकमेंड किया गया, रिकमेंड करने का मतलब है बताया गया, कौन बताता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना? तो ये रिकमेंडेशन अप्रूव कराना पड़ता है शेयर होल्डर से, किससे, शेयर होल्डर से। कहां अप्रूव कराएंगे, तो जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाएगी, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे। एग्जांपल, सपोज हमारी कंपनी है आबा बाबा लिमिटेड, आबा बाबा लिमिटेड, और इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जैसे कि मैंने रिकमेंड किया कि इस साल हम आपको 12% डिविडेंड देंगे। कितना डिविडेंड देंगे, 12%। ये मैंने रिकमेंड किया है, फाइनलाइज नहीं किया। अब शेयर होल्डर के सामने ये जाएगा प्रस्ताव, शेयर होल्डर इसको जज करेंगे कि क्या ये डिविडेंड बराबर है। शेयर होल्डर के पास अधिकार है कि वो इस डिविडेंड के रेट को कम कर सकते हैं। शेयर होल्डर बोलेंगे अरे अरे बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रहे हो, 12% मतलब तो बहुत हो गया, एक काम करो ना 8% ही दो। अगर शेयर होल्डर ऐसा सोचते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर रिकमेंडेड रेट से अपने रेट को बढ़ा नहीं सकते। शेयर होल्डर ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं 12% तो बहुत कम हो गया, आप कम से कम 15% तो दो, नहीं ऐसा वो बोल सकते नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर शेयर होल्डर के पास अधिकार है, या तो वो मान जाए 12% में, या उनको कम कराना है तो कम कराएं, 12% से बढ़ेगा नहीं। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब वॉट एवर इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ईदर शेयर होल्डर कैन एग्री और दे कैन रिड्यूस परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना? तो यहां पर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड कर दिया तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। ओके, so dividend as recommended by the board of director is approved and declared by resolution passed at AGM by the shareholder। Point number 9, dividend for any previous year cannot be declared once that year's annual account has been approved in the AGM। ये तो सिंपल सी चीज है। पिछले साल का सपोज 2019 का जो ईयर था, उस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। अभी 2020 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी बोल रही है एक काम करते हैं हम आपको ना 2019 का भी डिविडेंड देते हैं। 2020 का तो दे ही रहे हैं, 2019 का भी डिविडेंड आपको देंगे। चलेगा क्या, नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2019 का तो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया था, और बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया तो क्या उसमें हम बाद में एंट्री कर सकते हैं? आंसर इज नो। हाँ, आपको डबल डिविडेंड देना है, आप ऐसा बोल सकते हो हाँ 2020 में हम आपको डबल डिविडेंड देंगे, वो चलेगा, ऐसा बोलो। बट ये मत बोलो कि 2019 का डिविडेंड हम आपको 2020 में दे रहे हैं। गेटिंग इट एवरीवन? Next point, point number 10, dividend once approved and declared by shareholder creates a debt, it cannot be revoked, है ना? वो डायलॉग है ना, एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो कर दी, इसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते। तो यही कुछ डायलॉग यहाँ पर किसका हो जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, कि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया,
इट विल बिकम अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगी। यू कैन नॉट रिवोक इट, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते कि भाई गलती से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था, या बोलेंगे नहीं अचानक हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई अब हम आपको डिविडेंड नहीं दे सकते, क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। एक बार आपने डिविडेंड क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया, और वो शेयर होल्डर की मीटिंग में अप्रूव भी हो गया, तो विद इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज आपको वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इट इज योर लाइबिलिटी नाउ, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। और अगर आपने पे नहीं किया देन शेयर होल्डर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू, शेयर होल्डर आपके खिलाफ केस कर सकते हैं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वहां जा सकते हैं, या एनसीएलटी में जा सकते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, dividend include interim dividend. Now what is interim dividend? Dividend which is declared between two AGM, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज कंपनी को काम करते करते 6 मंथ हो गए, 5-6 मंथ हो गए, और इस दौरान कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ। कैसा प्रॉफिट हुआ? ह्यूज प्रॉफिट। तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना ऐसा करे कि ये 6 महीने में ही डिविडेंड दे दे, और बाकी का फाइनल डिविडेंड भी देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, फाइनल डिविडेंड भी देंगे और थोड़ा डिविडेंड अभी दे देते, क्योंकि फाइनल डिविडेंड एक साथ ज्यादा देना पड़ा ना तो कंपनी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास कैश तो क्या होता है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, यूज हो जाता है। तो कंपनी ऐसा सोच रही है कि एक साथ ह्यूज अमाउंट फाइनल डिविडेंड में देने की जगह हम क्या करते हैं, इंटरिम डिविडेंड में 5-6 महीने में जो प्रॉफिट हुआ ना उसके हिसाब से डिविडेंड दे देते हैं, और फिर जब भी ईयर फिनिश होगा तो उसके एजीएम में वापस से दे देंगे। तो दो टाइप के डिविडेंड हो गए, एक इंटरिम डिविडेंड जो दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर होता है, दूसरा फाइनल डिविडेंड जो एजीएम में अप्रूव होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो यहां पर जब हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं वो इंटरिम डिविडेंड पे भी अप्लीकेबल होता है। सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, कौन सा? पॉइंट नंबर 8, फाइनल डिविडेंड जो है वो हमें एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ता है। फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव कराना पड़ता है, बट इंटरिम डिविडेंड को अप्रूव नहीं कराना पड़ता, डायरेक्टली दिया जाता है। गेटिंग इट? पुनः एक दायका फिर से सुनो, लिसन वंस अगेन अबाउट पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। तो पहले फोकस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। सपोज दिस इज टाइमलाइन, एंड यहां पर मैं एक ईयर लिख देता हूं, ये ईयर एंड है जस्ट लाइक 31 मार्च 2018 का। ठीक है। ये जो लाइन है वो 31 मार्च 2018 है। अभी विद इन 6 मंथ पीरियड, विद इन 6 मंथ पीरियड कंपनी को क्या करना पड़ता है? एजीएम करना पड़ता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। तो 6 मंथ का मतलब क्या हो गया? 30 सितंबर 2018। तो ये 6 महीने के अंदर क्या हो जाना चाहिए? एजीएम होना चाहिए।
एनुअल जनरल, बराबर है। अच्छा अभी क्या हुआ, ये एजीएम के अंदर, सपोज ये एजीएम हमने लास्ट डे पे कंडक्ट किया, 30 सितंबर 2018 में कंडक्ट किया, ठीक है। और इसके अंदर हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया हमने? यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर किया 18%, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ एंड सिक्स मंथ, तो कंपनी ने हाफ ईयर फिनिश किया। हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, सो अगेन यहाँ पर एक डेट हमको मिलता है 31 मार्च 2019। अब ये जो पीरियड है, फ्रॉम हियर टिल हियर, है ना, इसका अलग से एजीएम होगा, इसका अलग से क्या होगा? एजीएम होगा, ठीक है। तो ये जो पीरियड हमको मिलता है, जब तक एजीएम नहीं हुआ, एक एजीएम से दूसरे एजीएम के बीच में, क्योंकि देखो यहां पर हमने ये डिविडेंड जो डिक्लेयर किया, ये एजीएम में डिक्लेयर किया है, इस डिविडेंड को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फाइनल डिविडेंड, ठीक है। तो जो भी डिविडेंड एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, डिक्लेयर होता है, उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। बट अगर कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर रही है, बीच में ही, हाँ इन बिटवीन, उसने क्या किया, वो चाहती है कि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, सपोज किया 8% से, ठीक है। दिस इज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ये जो पर्टिकुलर डिविडेंड है, इस डिविडेंड को क्या बोला जाएगा? इंटरिम डिविडेंड। क्यों इंटरिम डिविडेंड? क्योंकि ये साल के बीच में ही इशू कर दिया गया, हमने एजीएम का वेट किया नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अपकमिंग एजीएम है, अपकमिंग एजीएम है दिस वन, क्या इसमें फाइनल डिविडेंड नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, वहां पर भी डिविडेंड होगा। बट कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट होने की वजह से, या अपना मार्केट में गुडविल बढ़ाने के लिए, है ना, सब जगह चर्चा होगी और ये कंपनी ने साल में 2 बार डिविडेंड दिया, तो नाम बढ़ाने के लिए, गुडविल क्रिएट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए क्या किया? साल के बीच में भी एक डिविडेंड दे दिया, बराबर है। तो दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड दिया है, दैट डिविडेंड इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो इनका कहने का मतलब है कि ये पूरा जो रूल की बात कर रहे हैं ना डिविडेंड से रिलेटेड, तो यहां पर डिविडेंड का मतलब फाइनल डिविडेंड एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड, वहां पर दोनों को कंसीडर किया जाएगा, फाइनल डिविडेंड एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पर वही बात की गई है पॉइंट नंबर 11 में, डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसमें से कौन सा रूल एप्लीकेबल नहीं होगा? तो जैसे यहां पर बताया था, फाइनल डिविडेंड को क्या करना पड़ता है? फाइनल डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करते हैं। क्या ऐसा इंटरिम डिविडेंड में करेंगे? नहीं, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला ही नहीं है, सीधा कब होगा? बाद में, है कि नहीं? तो इंटरिम डिविडेंड में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट एवरीवन? Point number 12 is dividend must be paid in cash or not in kind and not in kind. चलो इसका मतलब क्या होता है?
So what does it mean? Point number 12, dividend must be paid in cash and not in kind. मतलब आप किसी वस्तु में डिविडेंड नहीं दे सकते. कैश का मतलब यहां पर इन टर्म्स ऑफ कैश, और यू कैन पे डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट, या आप चेक के थ्रू पे कर सकते हैं, वो सारे मोड चलेंगे. बट यू कैन नॉट पे इन काइंड. काइंड में पे नहीं कर सकते. नहीं तो क्या होगा, हर एक कंपनी बोलेगी, जैसे कोई कंपनी है जो टॉयज बनाती है बच्चों का, वो बोलेगी एक काम करो, डिविडेंड की जगह टॉयज लेकर के जाओ. कोई कंपनी प्रेशर कुकर बनाती है, वो बोलेगी कि नहीं, हम डिविडेंड की जगह पे आपको प्रेशर कुकर देंगे. कोई कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती है, वो बोलेगी कि हम डिविडेंड की जगह आपको वॉशिंग मशीन देंगे. चलेगा क्या? अरे हो सकता है उस प्रोडक्ट की जरूरत हो ना हो, क्या हो, वी डोंट नो. तो ये बोल रहे हैं कि काइंड में डिविडेंड चलेगा नहीं. यू शुड पे डिविडेंड इन मॉनिटरी टर्म्स ओनली. कैश में ही देना पड़ेगा. कैश में मतलब जो भी आपका दूसरा मोड है ना, बैंक में डायरेक्टली आपको क्रेडिट करना है, बैंक में करो, चेक से देना है, चेक से दो, बट काइंड में नहीं चलेगा, वस्तु में नहीं चलेगा. ठीक है. Point number 13, dividend is to be paid on paid up value of share. कौन से वैल्यू की बात कर रहे हैं? We are talking about paid up value of the share. Now what is paid up value? जितना कंपनी ने मंगाया है उतना आपने पे किया है, तो जितना अमाउंट आपने पे किया है उसके ऊपर ही डिविडेंड मिलेगा. एग्जाम्पल, कंपनी का शेयर था 10 रुपीज का. कितने का था? 10 रुपीज का. तो कंपनी ने अभी तक आपसे 5 रुपीज डिमांड किया. कितना डिमांड किया? 5 रुपीज. बट आप में से बहुत सारे इतने अच्छे अच्छे शेयर होल्डर हैं, वो बोलते हैं सर आज भरो कल भरो एक ही बात है, हम 10 रुपया पूरा दे देते हैं, है ना. अभी देखो हमारा आयुष है, फिर उसके बाद अथर्व है, तन्मय है, ठीक है ना. ये लोग दिलदार लोग हैं, ये बोलते हैं कि सर 10 रुपया पूरा ले लो. तो उन्होंने 5 रुपया भरने की जगह कितना भर दिया? 10 रुपया भर दिया. तो करंटली हमने, कंपनी ने तो कितना डिमांड किया था? 5 रुपीज. तो जो पेड अप वैल्यू है उसके ऊपर ही क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा. गेटिंग इट? तो हमने बोला था 5 भरने को, आपने 10 बोला, तो आपको डिविडेंड 5 पे ही मिलेगा, 10 पे नहीं मिलेगा. बराबर है? ऐसा. डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑन कॉल पेड इन एडवांस. वही बात कर रहे हैं, अगर आपने कॉल, जो कंपनी ने कॉल किया है, अगर एडवांस में पे कर दिया है ना, 5 रुपया बोला था, 10 रुपया पे कर दिया, तो क्या बाकी के 5 रुपए पे आपको डिविडेंड मिलेगा? आंसर इज नो. तो बोलेंगे सर इसको दो अलग अलग पॉइंट में लिखने की क्यों जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकेशन क्या बोला है? डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर. सपोज कंपनी ने 10 रुपए का जो शेयर था उसके 5 रुपए ही मंगाए, और बाद में डिविडेंड बोला कि डिविडेंड हम आपको 10% देंगे. तो कोई बोलेगा अरे उसका तो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, आपको 10 रुपीज पे डिविडेंड देना चाहिए. नहीं, इसके लिए यहाँ पर लिखा है ओनली ऑन द पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू कितना है? 5. तो 5 पे ही डिविडेंड मिलेगा. ठीक है. और पॉइंट नंबर 14 क्या बोलना चाहता है? अगर आपने एक्स्ट्रा पे भी किया है तो भी एक्स्ट्रा के ऊपर आपको डिविडेंड मिलेगा नहीं. बोलिए कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका? At the last they have given a note. Usually the term dividend refers to annual or final dividend unless it is specifically mentioned as interim dividend. इनका बोलने का क्या मतलब है? ऐसे तो इन्होंने पॉइंट नंबर 11 में बोला था डिविडेंड का मतलब होता है इंटरिम डिविडेंड भी इंक्लूड हो गया. बट यूजुअली नॉर्मली जब हम लोग डिविडेंड की बात करते हैं तो हम फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं. ऐसा ये नोट में बताना चाहते हैं कि नॉर्मली कहीं पर ऐसा डिविडेंड का वर्ड यूज हुआ है, ये टर्म यूज हुआ है, सो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड, आपको उसका जो मीनिंग है वो निकालना है फाइनल डिविडेंड से. ठीक है. बट इन रियलिटी डिविडेंड इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड. नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ गया लीगल प्रोविजंस ऑन डिविडेंड. लीगल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको डिविडेंड देना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं. तो लीगल प्रोविजन देख रहे हैं ऑन सोर्स ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड देना है तो कहां से दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा कौन सा फंड है, कौन सा रिजर्व है, या कौन सा सोर्स है जहां से हम डिविडेंड दे सकते हैं? तो उसके लिए कुछ रूल लिखा हुआ है.
उसमें पॉइंट नंबर ए, कंपनी में डिक्लेयर and pay dividend for any financial year out of the following। तो कंपनी ये जो नीचे दिए हुए फाइनेंशियल ईयर है उसमें डिविडेंड कहां कहां से दे सकती है? तो पहला, फ्रॉम करंट प्रॉफिट, मतलब इस साल आप डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट से दे सकते हो। अगर ये साल आपको प्रॉफिट हुआ है तो वहां से आप डिविडेंड दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी of that year arrived at after providing for depreciation and transfer to reserve। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है और रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, वी आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट। यस, गेटिंग इट? तो करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब जो नेट प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद, तो जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आप डिविडेंड दे सकते हो। ये हो गया सोर्स नंबर वन। सोर्स नंबर वन। सोर्स नंबर टू, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब क्या बोल रहे हैं कि सपोज ऐसा हो गया कि करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या प्रॉफिट कम हुआ है ना, जितना सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, कम प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ ही नहीं करंट ईयर में, तो भी क्या आप डिविडेंड दे सकते हैं? आंसर इज यस। क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर पिछले साल में प्रॉफिट हुआ था, है ना, तो वहां से भी आप डिविडेंड दे सकते हो आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। गेटिंग इट? आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल का अगर प्रॉफिट आपके पास जमा है, जो जनरली आपने बीके के अंदर देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, या जनरल रिजर्व अकाउंट होता है, तो ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपने रखा हुआ है तो उसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। सोर्स नंबर थ्री, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू पे डिविडेंड। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको डिविडेंड देने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई जो रिमोट एरिया है ना, अभी जैसे देखो लद्दाख नया टेरिटरी बन गया अपना, यूनियन टेरिटरी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लद्दाख में ना बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, फैक्ट्रीज आनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जितने भी उद्योगपति हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कीजिए ना, लद्दाख में फैक्ट्री डालिए। वो लोग बोलेंगे साहब इतना दूर जाएंगे, प्रॉब्लम है, बाद में हमारा खर्चा निकलेगा नहीं, हम अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसा देंगे? तो गवर्नमेंट बोलेगी डोंट वरी, आपका जो भी डिविडेंड वगैरह रहेगा ना वो हम पे कर देंगे, आप खाली फैक्ट्री डालो, आप अपना सेटअप डालो। तो ऐसे जो रिमोट एरिया है जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट उनको क्या देती है? लालच देती है कि आप स्टार्ट करो फैक्ट्री, आपका जो भी डिविडेंड वगैरह का टेंशन है वो हमारे ऊपर है, हम पे करेंगे। तो ऐसे गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं टू पे डिविडेंड। तो ऐसा कोई अगर मनी मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हो या स्टेट गवर्नमेंट से मिला हो, उसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है। तो क्या बात करें, क्या प्रोविजन है, कहां कहां से पैसे दे सकते हैं? तो तीन तीन सोर्स बताया। सोर्स नंबर वन, करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ है वहां से दे दो डिविडेंड, लेकिन कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। नंबर टू, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रखा हुआ है, करंट ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट में से दे दो। होता है ना, कंपनी को अपनी इज्जत बचानी है। क्यों? हर साल प्रॉफिट देते हैं, अगर इस साल नहीं देंगे डिविडेंड तो पब्लिक क्या सोचेगी? रूमर फैलेगा, रे कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया, लॉस में है क्या, डूबने वाली है क्या, ये सब रूमर फैले, नाम खराब हो, इससे अच्छा क्या करो, चलो भले हमको इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, दे दो ना, पिछले साल का प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना, उसमें से दे दो 10-12%। तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाएंगे, रूमर भी नहीं फैलेगा, नाम भी खराब नहीं होएगा। गेटिंग इट? एंड लास्ट पॉइंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है, हमको ग्रांट दे रहा है, उनके दिए हुए पैसे से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज कैपिटल प्रॉफिट?
कैपिटल प्रॉफिट मतलब जो हमारा कोर बिजनेस से नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? रेडीमेड गारमेंट, है ना। हम शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स पैंट, ये सब हम लोग प्रोड्यूस करके सेल करते हैं। ये हमारा मेन बिजनेस है। अब हमारा ना एक जो पर्टिकुलर मशीनरी था बहुत पुराना हो गया, ठीक है ना। उस मशीनरी का जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में हमको वैल्यू दिख रहा है डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, उसका वैल्यू दिख रहा है 20,000 रुपीज। कितना दिख रहा है? 20,000। और हम मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, उसकी जगह नया मशीन लाना चाहते हैं, तो हम इसको बेच रहे हैं। तो हमारे ही जैसा एक दूसरा जो गारमेंट फैक्ट्री वाला है, वो बोलता है कि ये मशीन हमको दे दो, हम इसके लिए 30,000 देने के लिए रेडी हैं। अब हमारे बुक में कितना वैल्यू है? 20,000, और वो कितने में मांग रहा है? 30,000 में। तो हमारे लिए तो अच्छा है ना। हम क्या कर रहे हैं? उसको बेच दे रहे हैं। हमने वो मशीनरी उनको सेल कर दिया फॉर 30,000। हमारे बुक में कितने का दिख रहा था? 20,000। हमने सेल किया कितने में? 30,000। क्या प्रॉफिट हुआ? आंसर इज यस। कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। ये प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपने अपना असेट सेल किया। असेट सेल करके जो प्रॉफिट हुआ है, दैट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। तो क्या ये कैपिटल प्रॉफिट में से भी डिविडेंड दिया जा सकता है? आंसर इज यस। वही लिखा हुआ है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन कैसे? तो उसके अंदर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश। ये जो कैपिटल प्रॉफिट आया है 10,000 का, वो कैश में आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? कैश में आना चाहिए। सर तो कैश में आएगा ना, क्रेडिट में थोड़ी आता है। नहीं, कभी कभी कैसा होता है, सपोज मेरे पास मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया था, है ना। एक प्लॉट ऑफ लैंड था जो आज से 20 साल पहले मैंने परचेस किया था 5 लाख रुपीज में। कितने में परचेस किया? 5 लाख रुपीज में। आज 20 साल के बाद उसका वैल्यू 50 लाख रुपीज हो गया। कितना हो गया? 50 लाख रुपीज हो गया। तो मैं चाहता हूं ना कि उसका रिवैल्यूएशन हो, मेरे बैलेंस शीट में करेक्ट अमाउंट दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि वो 5 लाख की जगह 50 लाख रुपीज लिखा जाए। तो 50 लाख रुपीज अगर लिखेंगे असेट साइड में, तो 45 लाख रुपीज लायबिलिटी साइड में कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या बना देते हैं? रिजर्व। क्या बना देते हैं? रिजर्व। उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो क्या आपने ये लैंड सेल कर दिया और प्रॉफिट कमाया है? आंसर इज नो। अभी आपने बेचा नहीं, आपने रीवैल्यू किया। आपने सिर्फ उस असेट का वैल्यू बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो 45 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। क्या आपको कैश मिला? ना। तो क्या ये प्रॉफिट कैश में अवेलेबल है? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तक आपने वो लैंड को बेचा ही नहीं। बेचेंगे तो कैश में आएगा। तो क्या ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमें प्रॉफिट दिख रहा है, उसमें से डिविडेंड दिया जा सकता है? अच्छी बात नहीं। हाँ, एकदम नहीं। उसमें से डिविडेंड दे सकते नहीं। इसके लिए यहां पर ये वर्ड यूज किया है, कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश। ये कंडीशन है कि कैपिटल प्रॉफिट कैश में रियलाइज होगा तो ही आप डिविडेंड दे सकते हैं। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। उसमें हमने 2 पॉइंट देखा। पहला तो कैपिटल प्रॉफिट आर रियलाइज्ड इन कैश। जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैश में रियलाइज होना चाहिए। तो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? अगर बिजनेस में कोई एसेट वगैरह बेच करके आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, कोई एसेट आपने सेल किया और उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में अगर ये प्रॉफिट कैश में जनरेट हुआ है, तो फिर इसमें से आप क्या कर सकते हैं? डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कैश में रियलाइज नहीं हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ आपने रिवैल्यूएशन किया है और असेट सेल नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आप डिविडेंड नहीं दे सकते कैपिटल प्रॉफिट में से। ठीक है। नंबर 2, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी परमिट सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसने ये परमिट करना चाहिए कि कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जा सकता है। नंबर 3, it remains as profit after revaluation of all assets and liabilities। क्या बताया? It remains as profit after revaluation of all assets and liabilities। आप assets और liabilities का revaluation करते हैं
तो भी ऐसे केस में वो हमें प्रॉफिट शो होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? तो दिखने के लिए तो आपको क्या दिख रहा है कि वहां पर प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम्पल कि सपोज कोई पर्टिकुलर असेट है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग ही है, और आपने वो लैंड जो है वो परचेस किया था 5 लाख रुपीज में, और आज की तारीख में उसको आप सेल कर रहे हैं 15 लाख रुपीज में। कितने में सेल कर रहे हैं? 15 लाख में। मतलब ये जो असेट है, ये जो लैंड है, 5 लाख में परचेस किया और सेल कर रहे हैं 15 लाख रुपीज में। तो दिखने के लिए कितना दिख रहा है वहां पर? 10 लाख रुपीज का बेनिफिट दिख रहा है ना। बट जब आप उसको रिवैल्यू करते हो तो एक्चुअली उसका कीमत था 20 लाख रुपीज। कितना था? 20 लाख। और आपने उसको सेल कितने में किया? 15 लाख में। तो एक्चुअली आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको लॉस हुआ। तो यहां पर यही बात कर रहे हैं कि रिवैल्यूएशन करने के बाद भी वो प्रॉफिट दिखना चाहिए। अगर लॉस दिख रहा है तो आप डिविडेंड दे सकते नहीं है। गेटिंग इट? ये यहां पर बात करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल। ये तो हमने पहले ही बात कर ली। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट से दिया जा सकता है, कैपिटल में से दिया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपके पास रिजर्व भी नहीं है, तो क्या आप डिविडेंड दे सकते हो? आंसर इज नो। आप अपने कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकते हो। कैपिटल दे करके आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ठीक है। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। ये डिविडेंड आप कहां से पे कर सकते हो? फ्री रिजर्व में से पे कर सकते हो। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व फंड्स है। लेकिन जो स्पेसिफिक रिजर्व होता है, जैसे डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो वो पैसा किसके लिए रखा हुआ है? डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, है कि नहीं? या कोई कैपिटल रिजर्व रखा हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व किसी पर्पस के लिए रखा हुआ है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड रखा हुआ है, तो उसमें से आप डिविडेंड दे सकते नहीं है। कहां से दे सकते हैं? फ्री रिजर्व में से। ऐसे रिजर्व जिसका इस्तेमाल कंपनी कहीं भी कर सके। ओके। सो हमने आज देखा कि क्या क्या सोर्सेस हैं। सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस से आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है। और अगर कैपिटल प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड देना है तो उसके क्या कंडीशन है। पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी, डिविडेंड आप कैपिटल में से नहीं दे सकते। पॉइंट नंबर डी, डिविडेंड सिर्फ सिर्फ फ्री रिजर्व्स में से दिया जा सकता है। ओके एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हमने फीचर्स डिस्कस किया एंड वी हैव डिस्कस कि क्या सोर्सेस हो सकते हैं। उसके साथ में हम लोग ने पॉइंट नंबर ए बी सी डी ये डिस्कस किया है। ठीक है। डन फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।